नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं 13 जून के करंट अफेयर्स। तो पहला आर्टिकल बोल रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो उनके यहाँ ट्रीज़ हैं, हेरिटेज ट्रीज़, उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाए। तो उसके लिए वो जो वहाँ पर एक्ट है, महाराष्ट्र अर्बन एरियाज़ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ एक्ट है, उसको अमेंड करेंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिटेज ट्रीज़। तो ऐसे ट्रीज़ जिनकी एज 50 या उसके ऊपर हो चुकी है, उन ट्रीज़ को बोलते हैं हम हेरिटेज ट्रीज़। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है टाइम टाइम टू टाइम जो है, जो वहाँ कम्युनिटीज़ हैं, ये जो भी अथॉरिटी बनाएंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो वो नोटिफाई करेगी, हाँ भाई ये ट्रीज़ है, इसकी एज 50 साल से ऊपर हो गई है और अब इसको जो है हम दर्जा दे रहे हैं एज अ हेरिटेज ट्री। तो एक्सपर्ट जो है ये भी बिलीव करेंगे इस चीज़ में कि जो है जो ट्री की रेयरिटी है वो क्या है, उसका जो बोटानिकल इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, या रिलीजियस मैथोलॉजिकल या कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है इस ट्री का, तो वो भी स्टडी किया जाएगा। और जो वहाँ की जो ट्री के आसपास की जो लोकल अथॉरिटी होगी, उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हर 5 साल में वो एक सेंसस कंडक्ट कराएं ट्री का, कि आखिर जो वहाँ ट्रीज़ हैं उस लोकल एरिया में उनकी एज कितनी है और किस ट्री की एज 50 साल से ऊपर हो गई है, जिससे कि उसको हम एज अ हेरिटेज ट्री मान लें। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। एनविज़न मिशन के बारे में है ये। ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एनविज़न मिशन लॉन्च करेगा वो 2030 में विद द हेल्प ऑफ नासा। ठीक है। 2030 का मतलब है कि जो है 2031 या 32 या 33 तक लॉन्च हो जाएगा ये मिशन। ठीक है। तो ये मिशन जो लॉन्च होगा वो विद द हेल्प ऑफ एरियाने 6 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च होने वाला है, और अराउंड 15 मंथ्स लेगा ये जो है अर्थ से वीनस तक पहुंचने में। और ये वीनस के लिए मिशन है, ये भी बात जानने वाली है इसमें। और उसके बाद 16 मंथ्स और लेगा ऑर्बिट में सर्कल करने के लिए। वीनस का जो ऑर्बिट होगा उसमें आने के लिए 16 मंथ्स उसको और चाहिए, मतलब 15 + 16 इतने मंथ्स में वो स्टार्ट होगा, जिसलिए ये मिशन भेज रहे हैं। तो उसका मेन काम क्या होगा, टू स्टडी द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एंड सरफेस। और जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में गैसेस है उनका कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से जो है ये जो प्लैनेट है बना होगा, या और भी जो साइंटिफिक रिसर्च है उनके बारे में ये आगे काम करेगा। चलिए अगला आर्टिकल है कि मतलब हाफ एन आवर के लिए जो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनकी सर्विस बंद हो गई थी, तो किस वजह से वो बंद हुई थी उस बारे में ये चर्चा की जा रही है। तो एक फास्टली कंपनी है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। ठीक है। तो सीडीएन में इशू आया था, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में इशू आया था, इस वजह से जो है ये सर्विसेज हाफ एन आवर के लिए बंद हो गई थी। तो जान लेते हैं कि ये फास्टली क्या है। फास्टली जो है एक कंपनी है, दैट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सीडीएन को ऑफ़र करता है, मतलब कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को ऑफ़र करता है। इसके अलावा एज कंप्यूटिंग को ऑफ़र करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करता है ये। ऑल ऑफ इट जोग्राफी इंक्लूडिंग 3 मतलब जो इंडिया में 3 जगह पर ये इसके स्टेशन बने हुए हैं, चेन्नई में, मुंबई में और न्यू दिल्ली में। ठीक है। और वहीं पर ही जो है कुछ परफॉर्मेंस में कमी आई थी, इस वजह से जो है ये हाफ एन आवर के लिए सर्विस ब्रेक हो गया था। तो जान लेते हैं व्हाट इज़ सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब क्या होता है। इसका मोटा मोटी मतलब ये है, आपको पता है भाई, आप अमेज़न से कुछ सामान परचेज़ कर रहे हो, और आप जैसे कितने ही करोड़ों लोग सामान परचेज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो कितना डेटा चाहिए भाई। आप स्क्रॉल करते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हो, तो इतना डेटा क्या यूएसए से डायरेक्टली फैच होता है इंडिया के अंदर? ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मतलब क्या होता है, हर कंट्री में जो है डेटा सेंटर बने होते हैं, स्पेसिफिक जो है सर्विस प्रोवाइडर बने होते हैं, उनकी लोकेशंस होती हैं, वहाँ से डेटा फैच होता है और फिर फटाफट आपको दिखाई देता है। जहाँ आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, नेटफ्लिक्स पर वीडियोस देखते हो, तो फटाफट बफरिंग होती है ना, और आपको दिखता है। तो ये जो फास्ट काम करने के लिए क्या होता है कि डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने स्टेशन बनाते हैं कंट्री के डिफरेंट लोकेशंस पे, और वहाँ से जो डेटा फैच किया जाता है। तो ये जो है इसी को बोलते हैं हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इट इज़ अ जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ फास्ट डिलीवरी ऑफ इंटरनेट कंटेंट, जिससे कि जो है जो कंटेंट है इंटरनेट का वो आपके पास बहुत फास्टली आए। उस चीज़ के लिए ये उसको बोलते हैं हम सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जितने भी आजकल प्लेटफॉर्म्स है बड़े बड़े, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, फेसबुक हो गया, अमेज़न हो गया, इनके पास बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में डेटा है। और ये मतलब
डेटा को जो है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे लोकेट करते हैं और उस कंट्री जो स्पेसिफिक कंट्री जो है उस सेंटर से डेटा फैच करके अपने यूज़र्स को दिखाती है। ठीक, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है तो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो वो मतलब वायरसेस हैं या फिर हैकर्स हैं तो उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके हैक करना पड़ता है, तो जो पूरा डेटा है कंपनी का वो पूरा डेटा अफेक्ट नहीं होता, केवल एक पर्टिकुलर सर्वर पर हैकिंग होती है तो जो है उस सर्वर का ही डेटा हैक होता है, तो जो है ईजिली उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। यूएनडीपी ने जो है इंडिया का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसको उसकी तारीफ़ करी है। तो जान लेते हैं कि भाई ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है इंडिया का। ये लॉन्च हुआ था 2018 में। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये डिसाइड किया गया कि जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए जाएंगे और उन डिस्ट्रिक्ट को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाएगा नए मेथड्स, मतलब जो है उसमें नई टेक्नोलॉजी या फिर जो भी वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में उसको लेके आया जाएगा और जो उसमें कमियां हैं वो दूर की जाएंगी। तो अब तक जो है 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं बाय नीति आयोग बेस्ड अपॉन कंपोजिट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। इंडिकेटर्स है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज असाइन है इसको। इसके बेसिस पर जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है चूज़ किए जाते हैं और इन्हीं के बेसिस पर जो है इनको रैंकिंग मिलती है कि आखिर किस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इस मिशन का ये मिशन लॉन्च हुआ था 2014-15 में। इसका मेन पर्पस यही था कि जैसे भाई बड़े बड़े किसान जो होते हैं वो तो जो आराम से ट्रैक्टर वगैरह या जो भी फार्म मैकेनाइजेशन की चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जो भी टूल्स हैं वो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ट्रैक्टर वगैरह या फिर जो फार्म मैकेनाइजेशन की जो टूल्स होते हैं उनको परचेस कर पाएँ। तो उनको जो है ये सब टूल्स जो हैं रेंट पर प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि जो छोटे किसान हैं वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकें। इस चीज़ के लिए जो है एग्रीकल्चर ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन लाया गया था। ठीक है, तो इस स्कीम में बस वही बात की जाती है कि जो है विलेज लेवल पर मशीनरी बैंक एस्टेब्लिश करना, कस्टम हायरिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करना और हाई टेक हब्स बनाना, जिससे कि जो है जो फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, उनको इजी तरीके से जो फार्म जो खेती में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो मिल सकें, मशीनरी मिल सके और रेंट बेसिस पे या फिर जो उनको लोन दे सकें वो परचेस कर लें, बाद में धीरे धीरे पैसा चुका दें। इस टाइप से ये प्रोसीजर बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। दैट इज़ द एरोसॉल न्यूक्लिएशन। इसका मतलब क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में जो है क्या होता है कि जो है बहुत सारे न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका साइज़ 3 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो ऐसे ऐसे स्मॉल मॉलिकुलर क्लस्टर्स जिनका साइज़ जो है 3 नैनोमीटर से भी कम होता है उसको बोलते हैं हम एरोसॉल न्यूक्लिएशन। जब ये आपस में मिलते रहते हैं इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स तो एक बड़ा नया पार्टिकल इमर्ज होके आता है। ठीक है, तो अभी एनवायरनमेंट में बहुत सारे न्यू पार्टिकल्स देखे गए हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये रिसर्च चल रही है कि जो हो सकता है कोई नया पार्टिकल इवॉल्व हो जाए एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये जो न्यू पार्टिकल फॉर्मेशन है ये आपका टेरेस्ट्रियल लैंड ट्रोपोस्फियर पे हर जगह दिखाई देता है और ये एक लार्ज सोर्स है किसका? एरोसॉल नंबर्स का टू द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में जितनी ये डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं इन सब का जो सोर्स है ये एरोसॉल न्यूक्लिएशन ही होता है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके लिए रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी इंडिया में जो है इस फील्ड को नहीं छुआ गया है, मतलब कि यहाँ पर बहुत कम रिसर्च हुई है इस चीज़ को लेते हुए। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो जल्दी से जल्दी अपने यहाँ भी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करे, जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या कोविड-19 में जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको राशन जो है फ्री में या सब्सिडाइज्ड रेट पर मिल सके। अभी तक जो है वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली ने इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने यहाँ। तो जान लेते हैं भाई वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है। इस स्कीम के तहत क्या होता है, जो कि बेनिफिशियरी हैं मेनली माइग्रेंट्स, फॉर एग्जांपल भाई बिहार के रहने वाले हैं या यूपी के रहने वाले हैं और जॉब कर रहे हैं महाराष्ट्र में आके, तो उनका राशन कार्ड बना हुआ है अपने रिस्पेक्टिव स्टेट का, लेकिन वो उस राशन कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो काम करते हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसा ना हो, उनको जो राशन है वो मिले चाहे वो कहीं भी काम करते रहें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्कीम लेके आए थे गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे बेनिफिट किसको होता है? वो पुअर पर्सन
जिसको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलना है अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उनको ये फूड ग्रेन मिले, चाहे वो कहीं भी रहें, कहीं भी काम करें। ऐसा ना हो कि जो है मतलब किसी प्लेस पर बनाए राशन कार्ड तो उसी प्लेस पर ही उन्हें वो राशन मिले, ऐसा ना हो उसके अंदर। इसकी हेल्प से ये भी फ़ायदा होगा कि जो करप्शन है वो कम होगा, जो पीडीएस शॉप के ओनर्स हैं उन पर डिपेंडेंसी कम होगी कि जो है भाई हाँ भाई ये कस्टमर है, इसका इतना सामान, इतना राशन कम दे दो उसको, ये कर दो वो कर दो, जो भी बात है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब जो बेनिफिशियरी है वो कहीं से भी जाके अपना राशन ले सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला आर्टिकल। ये आर्टिकल है आईसीजे के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है उसके बारे में ये आर्टिकल है। पाकिस्तान की जो असेंबली है उन्होंने ये एक बिल पास किया है, आईसीजे रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन बिल। किसके लिए? जो आपके कुलभूषण जाधव थे उनके लिए। उनको जो है स्पेशल काउंसिल अपॉइंट वो कर सकते हैं अब अपने बचाव के लिए। जैसा कि आपको मालूम है पिछले कुछ साल से ये केस चल रहा है, जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने उस मिलिट्री ने जो है कुलभूषण जाधव जी को डेथ की सज़ा दी है फॉर एस्पियोनेज एंड, मतलब वहाँ पे जासूसी करने की वजह से। ये एक मतलब जो है मतलब हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जो कि वहाँ पर पकड़े गए थे पाकिस्तान में, और उनको पकड़ने के बाद जो है डिफरेंट पनिशमेंट दी गई। तो उसके खिलाफ जो है हमारी कंट्री इंडिया जो है वो गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। होता क्या है, जब दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो रिजॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाई गई है, जो कि यूएन ने बनाई है, यूनाइटेड नेशन ने बनाई है, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वहाँ पर अपील कर सकती है कंट्री अगर कोई ऐसा केस है जो दो कंट्रीज़ के बीच में फंस गया है। तो आईसीजे के बारे में जान लेते हैं भाई। आईसीजे एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर, और इसने स्टार्ट किया था वर्किंग करना कब से? अप्रैल 1946 से इसने काम करना स्टार्ट किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। पीस पैलेस हेग जगह है नीदरलैंड में, वहाँ पर है। ये एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन का, लेकिन ये ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सभी का जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर हेग सिटी के अंदर है। ये जो है जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन स्टेट्स, या फिर किसी को एडवाइजरी ओपिनियन देनी है ऑन इंटरनेशनल लॉज, तो ये काम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के लिए चुने जाते हैं बाय यूएनजीए और सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों ही लोग वोट करते हैं, लेकिन सेपरेटली वोट करते हैं, लेकिन एक साथ वोट करते हैं। वोटिंग एक साथ ही होगी लेकिन अलग अलग वोटिंग होती है, और जो व्यक्ति चुना जाएगा वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से चुना जाना चाहिए इन बॉडीज़ के द्वारा। री इलेक्शन के लिए ये एलिजिबल होते हैं, और 1/3 जो होते हैं इसमें जज, वो हर 3 साल में रिटायर हो जाते हैं और फिर दोबारा चुने जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का जो कार्यकाल है वो 9 साल का होता है। जो 15 जज हैं वो 3 तो होते हैं अफ्रीका से, 2 होते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज़ से, 3 होते हैं एशिया से, 5 होते हैं वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से, और 2 होते हैं ईस्टर्न यूरोप से। मतलब कि यूरोप का जो ज़्यादा इसमें दबदबा होता है, बाकी और अलग जो दूसरे कॉन्टिनेंट है वहाँ से होते हैं। चलिए अगला आर्टिकल है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। ये लास्ट ईयर आई थी पॉलिसी। इसमें ये डिसाइड किया गया है जो भी व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं, और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं जो कि 20 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं, उनको स्क्रैप में डाल देना है, मतलब उनको हटा देना है, या फिर अगर उनको दोबारा मतलब कराना रजिस्ट्रेशन तो जो है ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके इस पॉलिसी के अंडर में क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये रोड टैक्स रिबेट ऑफ़र कर रही है। कितना? 20% फॉर पर्सनल व्हीकल एंड 20% फॉर द कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, जिससे कि जो ओनर्स हैं वो अपने ओल्ड व्हीकल या अनफिट व्हीकल को हटाएं और नए व्हीकल वो परचेज़ करें। ठीक है, तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी मेन किस लिए है, समझ में आ गया कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो 15 साल से पुराने अगर हैं तो उनको हटाना है, और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं 20 साल से पुराने उनको हटाना है, जिससे कि जो है भाई इसका फ़ायदा बहुत इसका जो बेनिफिट है वो मल्टी डायमेंशनल है। एक तो जो है क्या होगा, जो व्हीकल्स हैं पुराने उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वो हट जाएंगे, प्लस नए व्हीकल्स मार्केट में आएंगे। नए व्हीकल्स में वो ई व्हीकल्स भी हो सकते हैं, या फिर जो BS स्टैंडर्ड के जो व्हीकल्स होते हैं BS6 BS7 उसके जो व्हीकल्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। प्लस हम जैसा हमने कल भी पढ़ा था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट, और उनका टारगेट है 2025 तक अराउंड 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी है पेट्रोल के अंदर। तो उसके इंजन अलग टाइप के आते हैं। तो भाई जो ओल्ड व्हीकल्स हैं वो इस पेट्रोल को
सही से उस पर काम नहीं कर पाएंगे, उनका इंजन ख़राब हो जाएगा। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लेके आई गई है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगला आर्टिकल है उमलिंगला। उमलिंगला जो है एक जगह है जहाँ पर जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स बनाई गई हैं अराउंड 19,000 फीट के ऊपर। ठीक है, ये लद्दाख रीजन में है, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये 54 किलोमीटर लॉन्ग पासिंग है थ्रू उमलिंगला पास, जो कनेक्ट करता है दो विलेज को, चिशुमले और डेम चौक विलेज को। 6 साल लगे किसको, बीआरओ को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि काम करता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, उनको बनाने में 6 साल लगे अंडर प्रोजेक्ट हिमांग। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर ये रोड बनी है। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी जरूरी हैं। आर्टिकल नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। एनएसजी जो है एक काउंटर टेररिज्म ग्रुप यूनिट बनाई गई थी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के अंडर में, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स होती है, जिसको एक टास्क दिया जाता है कि भाई जैसे आपको मालूम है मुंबई अटैक जो हुआ था ताज होटल पे, तो वहाँ पर जो है स्पेशली एनएसजी भेजी गई थी। उनको एक टास्क दिया गया था कि भाई जो वहाँ पे अंदर टेररिस्ट छुपे हुए हैं, आपको उनको मारना है और जो वहाँ के जो लोग हैं उनको बचा के लेके आना है। तो एक टास्क ओरिएंटेड काम दिया जाता है इनको। ठीक है, एनएसजी को जो है ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जो कपड़े होते हैं वो काले होते हैं और इनकी यूनिफॉर्म पर ब्लैक कैट का एक साइन लगा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।